नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। सबसे पहले खबर फरीदाबाद से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने 14 में से 11 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। एक शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली, जबकि 2 शिकायतों को पेंडिंग में रखा गया है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आए। और अभी आज ग्रीवेंसेस कमेटी, जिसके अंदर 14 शिकायतें आज थी, और उन 14 शिकायतों में से एक शिकायत तो उन्होंने विड्रा कर ली थी। बाकी 13 शिकायतों में 2 ऐसी हैं जो जिसकी कुछ रिपोर्ट्स लेनी है, अगली बार के लिए उनको मीटिंग में रखा है। और इसके अलावा जो 11 शिकायतें हैं उनका समाधान कर दिया गया है। कुछ का समाधान हो गया है, कुछ ऐसी भी हैं जिसके लिए अलग से इंक्वायरी करने के लिए मैंने कहा, डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि वो इंक्वायरी में ठीक रिपोर्ट आ जाती है तो उसको ड्रॉप करेंगे, और अगर ठीक रिपोर्ट नहीं आती है और उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कंप्लेनेंट की, तो अगली बार उसको फिर भी रखेंगे। पूरा फरीदाबाद यानी एक प्रकार का उसका विस्तार जो हो रहा है, और जब नया विस्तार होता है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं। जेन्युइन शिकायतें भी कुछ लोगों की होती हैं, लेकिन एक एक करके उसको समाधान कर रहे हैं। जहाँ बिल्डर्स की शिकायत होगी, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेरा का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ है हमारा, उसमें जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो फ्लैट ओनर्स हैं, उनकी सब शिकायतों की डीलिंग रेरा में होती है। और रेरा की हमारी एक के बजाय 2 यूनिट्स हरियाणा में काम कर रही हैं। इसी प्रकार से कुछ बिल्डर्स की भी अपनी कुछ शिकायतें होती हैं जिनको सुविधाओं की आवश्यकता होती है, या डिपार्टमेंट्स के साथ उनके कुछ इश्यूज़ पेंडिंग होते हैं, उसको भी हम हल कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद समय पर काम नहीं करते हैं, फिर उनके खिलाफ कोई ना कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट ये बढ़ता है, और सीमा से आगे बढ़ने के बाद वो फंस जाते हैं। हमने इसके लिए पहले भी 1-2 बार OTS लाए हैं, और आगे भी ऐसे कुछ जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले लिया जिन्होंने, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ऐसे बड़े बिल्डर्स लगभग 650 ऐसे लाइसेंसेस हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ बैठ कर के कोई एक OTS दोबारा से लाएंगे, ताकि वो लोग भी अपने काम को आगे चला सकें। और अभी इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से पलवल में मंत्रण कार्यक्रम के तहत सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी सरपंचों और जिला परिषद सदस्यों से उनके गांवों और वार्डों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही गांव और वार्डों में किस किस चीज की जरूरत है, इस बारे में भी जानकारी ली। सीएम मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सरकार की नीतियों के बारे में भी अवगत करवाया, जिसके बाद जिला परिषद ब्लॉक समिति के सदस्यों और सरपंचों के साथ सीएम मनोहर लाल ने लंच भी किया। इसके बाद सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के भतौला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने RWA के पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल ने बिल्डरों की मनमानी से परेशान है RWA के पदाधिकारी की समस्याओं को सुना। ग्रेटर फरीदाबाद की सड़कों को लेकर सीएम से मिले विधायक। जनप्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं ये सब चुन के आए हैं, और सभी के रिजल्ट पंचायतों के सब आ चुके हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद के काफ़ी जगह पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वो बन चुके हैं। ये दोनों जिलों के सभी वर्ग हैं, चाहे वो जिला परिषद है, पंचायत समिति है, पंचायत बता है। ऐसे में सभी जिलों में जाकर के पंच के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच और सरपंच तो नहीं बुलाए, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के जो पार्षद, उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें, विकास के नाते से जो सिस्टम सरकार के हैं उनको बताएं कि जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी डिपार्टमेंट, डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे जो पैसा उनका है। ब्लॉक समिति, वो सब ब्लॉक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा। ऐसे जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बॉडी से प्रस्ताव पारित करने के बाद वो रिकमेंड करेगा। और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हमारा, जैसे सबसे पहले जेईज हैं, 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक SDO करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्शन करेंगे, 1 करोड़ तक से 2.5 करोड़ तक वो SC करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास आएगा। चीफ इंजीनियर भी गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा, और 7 दिन के अंदर इनके टेंडर वो सारे कंप्लीट होकर के खुल जाएंगे। क्योंकि एक शिकायत रहती है कि हमारे लेट हो जाते हैं, 21 दिन के टेंडर की उसमें समय सीमा होती है, तो उसमें 7 दिन का है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कंट्रैक्टर हैं
वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथी से काम कराता हूँ, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे, करा लेंगे। हम कहते हैं कि उन सब साथियों को नए कंट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा दें। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ ये एक ऑथराइज्ड कंट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है। जो छोटी छोटी जो 3 बातें होंगी वो नए होकर लगाएंगे। ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद बी के बनेंगे, फिर ए के बनेंगे। लोग समझती। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी जानकारी दी। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में हुई यात्रा को प्रदेश के लोगों का अपार जन समर्थन मिला है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा पर 3,25,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश को आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने कल न कल से शुरू की। हरियाणा में वो तकरीबन 250 किलोमीटर 8 दिन और 7 जिलों में से वो घूम के आए, और उस दौरान जो लोग उमड़ के आए हर वर्ग के, चाहे वो किसान, चाहे मजदूर, चाहे व्यापारी और इवन कर्मचारी, चाहे ग्रामीण, चाहे शहरी, चाहे बुजुर्ग थे, चाहे बच्चे, चाहे महिलाएं, हर वर्ग के लोग जिस हिसाब से आए जन सैलाब की तरह, तो उससे ऐसा लगा कि यात्रा जन आंदोलन में तब्दील हो चुकी है। कर्जा 3,25,000 करोड़ कर्जा है और 1,22,000 जो है उस पर देनदारी है, लायबिलिटी है। आज ये स्थिति आज हमारी है। आप जोड़ आगे देखो उनको, इस पर चलता है जाहिर कि क्योंकि ग्रोथ से ज़्यादा परसेंटेज में कर्जा बढ़ रहा है, और इसी वास्ते जो प्रदेश को एक आर्थिक संकट की ओर धकेला जा रहा है। भारत जोड़ो। तो वहीं बेरोजगारी को लेकर प्रदेश में सियासी महाभारत भी जारी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बता रहे हैं, तो सीएम मनोहर लाल भी विपक्ष पर पलटवार करने के पीछे नहीं है। बेरोजगारी तो लोगों ने बताया कि 37.4 हाईएस्ट इन द कंट्री। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। और जो कौशल रोजगार निगम है, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। क्योंकि इसका बेस भी PPP भी है, PPP के आधार पर बनाता है, और सारी गड़बड़ है उसमें। तो कौशल किसको रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा? ठेकेदारी शुरू कर दी। अब कहते हैं बेरोजगारी 34% है हरियाणा में। अब जिस दिन 34% हरियाणा में हो जाएगी, लोग हमारे कपड़े फाड़ देंगे। आज हमारे पास ऑथेंटिक रिकॉर्ड है कि 6 से 8% के बीच में बेरोजगारी ये हमारी पिछले समय से चल रही है। कभी 6 भी होती है, कभी 8 भी होती है, क्योंकि नए लोग भी जुड़ते हैं 18 साल से ऊपर होने के बाद। पुराने लोगों को नौकरियां मिलती रहती हैं, और नौकरियां सरकार ने नहीं देनी है सारी। सरकार के पास तो 20 से 25,000 की कैपेसिटी है देने की। लोग जो नए होते हैं, नौजवान 18 साल को पार करने वाले लगभग 4 लाख होते हैं। तो सब लोग अपने अपने काम में जाते हैं, कोई पैतृक काम में जाता है, कोई प्राइवेट नौकरी में जाता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई अपना स्किलिंग सीख करके छोटा मोटा अपना काम करता है। तो वहीं प्रदेश में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध जारी है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने ई टेंडरिंग को सरपंचों के अधिकारों का हनन बताया है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में पंचायती विभाग और गांव की सरकारें मिलकर बेहतर काम करेंगी। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये सरपंचों का काम, जो सरपंच की आप इंक्वायरी कराते हो, ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? ये सबसे बड़ा घपला है, और ये खाली घपला यहाँ नहीं है, ये पूरे प्रदेश में।
आगे के लिए हमने व्यवस्था ये की है कि आगे सारी चीज़ कंप्यूटराइज हो। और ये जो विषय कई बार आता है ना कि हमें लिमिट इसकी बढ़ा दी जाए, तो इसलिए नहीं बढ़ाई जा रही कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम है बड़ा फास्ट होगा, पारदर्शी होगा, रिकॉर्डेड होगा, कोई इसमें डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। ऑनलाइन अगर होगा तो एक बैक ऑफिस में हमारा जो सर्वर है, हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर ऐड होगा, तो आगे की समस्याएँ खत्म है कि वो डाटा इसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो आदमी जीतेगा वो आगे आएगा, संभाल लेगा, जो हारेगा बाहर चला जाएगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, जो पिछले नहीं दे रहे हैं दे देंगे, ठीक है, नहीं दे देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे निश्चित। वो कहते हैं कि और ज़्यादा लिमिट करो, हम कहते हैं नहीं, डाटा रिकॉर्ड की बड़ी समस्याएं हैं, जैसे पिछले सरपंचों को बताई, तो ये समस्या इनके सामने ना आए तो डाटा सारा रिकॉर्ड में रहेगा। और जो देरी का विषय है कि 21 दिन के बाद टेंडर होता है, हमने 7 दिन के लिए व्यवस्था कर दी है। और छोटे कामों के लिए नए ठेकेदार जिनको ये लोग चाहते हैं उसको रजिस्टर करा सकते हैं, समस्याओं का सारा हल कर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। परिवार पहचान पत्र को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीपीपी के बहाने सरकार पेंशन और राशन कार्डों को काटने का काम कर रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल का कहना है कि पीपीपी में हुई गलतियों को सुधारा जाएगा। पीपीपी के बारे में बहुत कई लोगों ने चर्चा की और यहाँ तक कह दिया ये पीपीपी का मतलब जो पहचान पत्र जो है उसका मतलब जो है परमानेंट परेशानी पत्र है। पी से परमानेंट, पी से परेशानी, ये पत्र है, ये उनको दिया गया क्योंकि 10 लाख लोगों के राशन कार्ड काटे गए उसकी वजह से और 5 लाख के करीब जो है पेंशन काटी गई है, विधवाओं तक की पेंशन काटी गई है। इसमें जो इनकम दिखाई गई है 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों की इनकम 15 से 20 हज़ार दिखाकर राशन कार्ड काट दी गई। कुछ बातें 20 रुपये की होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं, हमें भी पता है समस्या है, उनको भी पता है, जो चल रही होती हैं। पीपीपी है, एक नया प्रयोग किया है, समस्याएं कठिनाइयाँ हमको भी पता है, हमने 1 महीने का टाइम दिया कि उसको ठीक कराएंगे। और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो वास्तव में सरकार की कमियाँ होती हैं और विपक्ष बताता है, उसको हम ठीक करते हैं, उसके लिए मैं विपक्ष का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन वर्तमान में बेसिर पैर की बातें ये ज़्यादा हैं जिसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं है। भिवानी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ई टेंडरिंग को प्रदेश के हित में बताया। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग मौजूदा समय की डिमांड है जिसमें पंचायती राज विभाग और छोटी सरकारें मिलकर गांव का विकास करेंगे। वहीं गन्ना किसानों के विरोध पर धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में गन्ने में अच्छा भाव सरकार दे रही है। टेंडरिंग बढ़ रही है, नई पद्धतियों और प्रणालियों को जो है जानना और सीखना समय की जरूरत है। पंचायती राज व्यवस्थाएं जो है वो और लगातार बेहतरी की तरफ जाएं, पंचायतों के साथ मिलकर, पंचायत के अधिकारियों के साथ मिलकर, और ये प्रजातंत्र की जो है सबसे छोटी इकाई है, ये काम अपने अच्छे से अच्छा करे। उस नाते से मुझे लगता है कि पंचायत राज विभाग और सरपंचों के साथ, इनके साथ प्रतिनिधियों के साथ बैठ के अच्छे काम की तैयारी करनी चाहिए। अधिक गन्ने का भाव देश में सबसे अधिक दिया है और अभी भी एक कमेटी जयप्रकाश दलाल जी के नेतृत्व में बनाई है। मुझे लगता है कि जयप्रकाश दलाल जी की कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संदीप सिंह हैरेसमेंट केस में एसआईटी की जांच अब और भी तेज हो गई है। एसआईटी संदीप सिंह के स्टाफ से पूरे मामले पर लंबी पूछताछ की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि संदीप सिंह पर महिला कोच ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास के बाहर महिला कोच के साथ हैरेसमेंट केस के कई दिनों बाद अब उनकी खेल मंत्री वाली जो नेम प्लेट है वो हटा दी गई है। एक और जहां विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं एसआईटी द्वारा भी लगातार इस मामले में पूछताछ जारी है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और सरकारी आवास की तस्वीरें आपको हम दिखा दें। सब कुछ वही है, लेकिन अगर कुछ बदला हुआ है तो वो है पूर्व खेल मंत्री के घर के बाहर की नेम प्लेट। जी हाँ, आज सुबह तक भी ये नेम प्लेट जो है यहाँ पर लगी हुई थी, जिसपे हरियाणा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स लिखा हुआ था। चूंकि मर्जर के बाद जो यूथ डिपार्टमेंट है वो तो वैसे ही संदीप सिंह के हाथ से निकल चुका है, लेकिन और जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें, अगर खेल मंत्री की बात करें, तो वो पद जो ये मामला सामने आया है हैरेसमेंट का महिला कोच के साथ, उसके बाद उन्होंने खुद ही मुख्यमंत्री को ये जो विभाग है ये सौंप दिया है। इसके बाद संदीप सिंह के बाद सिर्फ प्रिंटिंग और स्टेशनरी का जो विभाग है वो रह जाता है। लगातार अब भी उनके खेल मंत्री न रहने के बाद भी, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर्स न रहने के बाद भी जो नेम प्लेट है उनके घर के बाहर लगी हुई थी, जिसे लेकर खबरें लगातार दिखाई जा रही थी। विपक्ष भी लगातार हमलावर था, ये मांग कर रहा था कि अनैतिकता के आधार पर जो इस्तीफा है वो मंत्री को इस तरह की खबरों में आने के बाद दे देना चाहिए। दूसरी ओर जो एसआईटी है वो भी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। संदीप सिंह से, महिला कोच से लगातार पूछताछ जो है वो एसआईटी की हो चुकी है। आज संदीप सिंह के पूरे स्टाफ से भी, यानी जो पुलिस मुलाजिम जो कि उनके स्टाफ में शामिल हैं, उनसे भी आज एसआईटी के द्वारा पूछताछ की गई है। कई घंटों तक ये जो पूछताछ है वो चली है और इसी दबाव के अंदर आके ये जो नेम प्लेट है ये यहाँ से आज इस पूरे मामले के सामने आने के कई दिनों के बाद आज फाइनली हटा दी गई है। और अब उम्मीद की जा रही है कि नया नेम प्लेट, जिसमें सिर्फ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग जो है वो मेंशन होगा, वो जल्द ही संदीप सिंह के इस सरकारी आवास के बाहर लगा हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। बहादुरगढ़ में पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफेस सिंह राठी के साथ साथ 6 लोगों पर जगदीश नंबरदार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। मरने से पहले जगदीश नंबरदार की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई है, जिसमें उसने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के भांजे सोनू, एक पुलिसकर्मी और 2 पटवारियों पर धोखे से उनकी जमीन कब्जाने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। पूर्व मंत्री मांगेराम के बड़े बेटे जगदीश नंबरदार ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली है। जगदीश नंबरदार के बेटे गौरव के बयान और वायरल ऑडियो क्लिप के आधार पर फिलहाल पुलिस ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में छानबीन की जा रही है। पुलिस जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कंप्लेंट उसके लड़का गौरव है, उसकी कंप्लेंट ले लगी थी, उसको एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है 306-34 आईपीसी की रात को ही। अब पोस्टमार्टम की 174 कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई टीम लग रही है। जो भी कार्रवाई होगी जल्दी होगी। कितने लोगों पर एफआईआर और कौन कौन? 6 लोगों पर एफआईआर, जिसमें नफे राठी है, उसका भांजा है, एक महेंद्र सोनू है, उसका एक महेंद्र राठी है, एक पटवारी है श्याम पटवारी, एक और बंगाली। तो पुलिसकर्मी अश्वनी का लिया ही इन्होंने इल्जाम, उसमें जो पहले एफआईआर थी उसमें वो आई था। गिरफ्तारी के भी प्रयास करे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहीं पीड़ित परिवार सीएम मनोहर लाल से भी मिला। सीएम मनोहर लाल ने पूरे मामले पर कहा कि डीजीपी को बड़ी से बड़ी जांच के लिए कहा गया है। बहादुरगढ़ में मांगेराम के बहू मिले हैं कि बेटे सुसाइड कर लिया है, उसमें परिजन आपसे मिले हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नफे सिंह राठी जी का नाम आ रहा है उसमें। नहीं, वो मैंने डीजीपी साहब को कह दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी इन्वेस्टिगेशन बड़ी से बड़ी हो सकती है उसको कराएंगे। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।